हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर का जो लिटरेचर रहा था, बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली रहेगा और हमारा इसमें जो बेस सोर्स है वो है, एक तो आर्य हिस्ट्री का जो गाइड आता है वो है और दूसरा हमारा बेस सोर्स है वो है एनसीईआरटी। जहाँ पर भी एनसीईआरटी से कोट किया गया है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबर के काल की। तो सबसे पहले जो पुस्तक है तुजुक-ए-बाबरी, ये हमें पता है कि उसकी आत्मकथा थी। तासो तुजुक और तासो तुर्किश भाषा में लिखी गई थी, तुर्की में। दीवान एक तरीके से काव्य संग्रह था और ये दीवान भी तुर्किश था, ठीक है ना? और जबकि दीवान का जो पद है वो अकबर ने स्टार्ट किया था। तो हमने याद किया था कि अकबर कैसा था? दीवाना था। मोबाइन यानी कि न्यू प्रोज़ स्टाइल थी। प्रोज़ यानी कि वही पद्यांश वाला था, ठीक है? प्रोज़ मूवयान पद में था। जनरली ये मुस्लिम लॉ के ऊपर था और पर्शियन भाषा में लिखी गई थी मोबाइन। तो तुझ के बाबरी और दीवान तो तुर्की में लिखी गई हैं, लेकिन अगर मोबाइन की हम बात करते हैं तो ये पर्शियन भाषा में। अब याद ऐसे ही रख सकता था, तो मोबाइन मुस्लिम लॉ के ऊपर लिखी गई पुस्तक है और ये पर्शियन यानी कि फ़ारसी है, ठीक है? आपके मुँह से क्या निकलती है? फ़ारसी भाषा निकलती है, मुबाइन। रिसाल-ए-उसज या इसी को कहते हैं ख़त-ए-बाबरी, ये भी बाबर से रिलेटेड है। तो देखो ख़त-ए-बाबरी तो हमें याद रहेगा, बट रिसाल-ए-उसज याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले भारत में जो मुगल एम्पायर जो भारत से जिसका रिसाव हो गया था, मतलब जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किया था, वो था रिसाल यानी कि बाबर। तारीख़-ए-रशीदी जो लिखी गई है, वो लिखी गई है मिर्ज़ा हैदर दोगलात के द्वारा बाबर के टाइम पे। और बात ये है कि इसको याद रखने के कुछ हमने तरीके निमोनिक इस्तेमाल किए हैं, कुछ फ़नी हो सकते हैं, थोड़े ऑड भी हो सकते हैं, बट याद करने में आसानी होगी। देखिए, तारीख़-ए-रशीदी को मिर्ज़ा हैदर दोगलात है। आपको किसी तारीख़ पे किसी से अपनी रसीद कोई कटवानी थी, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे दोगलापंती कर देता है। तो याद रखने का तरीका है, रसीद काटने में दोगलापंती कर दी किसी ने, तो तारीख़-ए-रशीदी मिर्ज़ा हैदर दोगलात। बात करते हैं बाबर के काल की। बाबरनामा एवं बाबर की जो साहित्यिक रचनाएँ थी, तुज़ुक-ए-बाबरी के बारे में हमने डिस्कस किया है पहले से। तुज़ुक-ए-बाबरी का जो 4 बार फ़ारसी में अनुवाद किया गया है। कितनी बार याद किया गया? 4 बार। प्रथम 2 अनुवाद तो हुमायूँ के टाइम पे हो गए और एक जो अंतिम अनुवाद हुआ, जो तीसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खान ने अकबर के टाइम पे किया है और चौथा जो अनुवाद किया गया है फ़ारसी में, वो किया गया है शाहजहाँ के टाइम पे, वो किया है मीर अबू तालिब तुर्बाती ने। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, वो सारे ही पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो एग्ज़ाम्स में अब तक पूछा है, वो पूछा है कि शाहजहाँ के समय में, वो ऐसे ही पूछते हैं कि शाहजहाँ के काल में तुज़-के-बाबरी का अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? मीर अबू तालिब तुर्बाती। अकबर के टाइम पे अब्दुल रहीम खान ने किया है, वही रहीमदास जी जिसको बोलते हैं। और हुमायूँ के टाइम पे पायंद खां और ज़ैन खां। या कभी-कभार आपको 4 ऑप्शंस दे सकते हैं और पूछ लेंगे कि इनमें से किसने इसका अनुवाद नहीं किया है। तो पायंद खां ने किया है, ज़ैन खां ने किया है, अब्दुल रहीम खान ने किया है और शाहजहाँ के टाइम पे अब मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया है। याद रखिएगा कि जहांगीर के टाइम पे कोई अनुवाद नहीं हुआ है, टोटल 4 अनुवाद ही हुए हैं। सिर्फ़ जहांगीर के टाइम पे कोई ट्रांसलेशन इसका नहीं होता है। अगर आप बात करेंगे बाबरनामा की, तो अंग्रेजी में 3 अनुवाद हुए हैं, ठीक है? तो एक्चुअली में बाबरनामा जो लिखी गई है, बाबरनामा, वो तो उसके बावरी को ही बाबरनामा आप बोलते हैं, ठीक है? तो आप इसमें देखिए, जो फ़ारसी से अंग्रेजी अनुवाद किए गए हैं, वो किए हैं जॉन लेडन और विलियम एरिस्किन ने। किसने किए हैं? जॉन लेडन और विलियम एरिस्किन ने किए हैं। लेकिन इसके अलावा फ़ारसी का अंग्रेजी अनुवाद लूकास व्हाइट किंग ने भी किया है, ये भी नाम याद रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नाम ये वाला है कि ये डायरेक्ट टर्किश लैंग्वेज से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, एनीड सुसान बेब्रिज। क्या नाम है? श्रीमती एस बेब्रिज। तो देखो, बा से बेब्रिज होता है और बा से बाबरनामा है। डायरेक्ट टर्की से, तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाली कौन है? सुसाना बेब्रिज है। अब तो ये फीमेल है। इसके अलावा ये जो है जॉन लीडन, विलियम एरिस्किन, इन दोनों ने साथ में मिलकर 1826 में किया था। ये फ़ारसी से अंग्रेजी में किया है और लूकास व्हाइट किंग ने भी फ़ारसी से अंग्रेजी में किया है। तो ये थी बाबरकालीन साहित्यिक रचनाएँ, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने चर्चा की। बढ़ते हैं आगे हुमायूँ की ओर। हुमायूँ का कार्यकाल संक्षिप्त रहा, अधिक ज़्यादा उठा-पटक इसके काल में रही, तो इस वजह से कला एवं साहित्य पे अधिक ध्यान नहीं केंद्रित कर पाया। पहली पुस्तक है गयासुद्दीन, या फिर खो इस सॉरी पहली पुस्तक का नाम तो है खुलासत उल अख़बार, लेकिन ये लिखी किसने है? गयासुद्दीन, या इसी का दूसरा नाम था ख्वांदा मीर, या इसी को कभी-कभार बोला जाता था ख्वांद अमीर। तो ख्वांदा मीर या ख्वांद अमीर, बात तो एक ही है, इसमें आ लग गया यहाँ पर तो हट जाएगा यहाँ से। देखते हैं, खुलासत उल अख़बार, इसमें मुस्लिम जगत का इतिहास लिखा गया है।
मुस्लिम जगत का इतिहास खुल्लम-खुल्ला अखबार में लिखा गया है, ऐसे याद रख सकते हो। याद करने का तरीका क्या है, अब ये जो अमीर लोग होते हैं, वो खुले में अखबार पढ़ते हैं, किसी गार्डन के नीचे बैठकर यहाँ कहीं पर, इस तरीके से याद रखा है हमने। दूसरा किताब है हबीब उश-शियार, अमीर लोग होशियार होते हैं। अमीर लोग कैसे होते हैं? सियार या होशियार होते हैं, तो सियार वाली बात कौन? अमीर करेंगे। इसके अलावा ख्वांदा मीर ने लिखा है कानून हुमायूँ यानी कि हुमायूँनामा। इसमें क्या किया गया है, हुमायूँ का खगोल और ज्योतिष शास्त्र के प्रति जो लगाव था, इस चीज़ का वर्णन कानून हुमायूँ या हुमायूँनामा में ख्वांदा मीर ने किया है। इसके अलावा ख्वांदा मीर हुमायूँ की तुलना सिकंदर से करता है। ठीक है ना? और किस वजह से करता है? जिसने युद्ध जीते, हालाँकि काफ़ी हारे भी और इसने काफ़ी युद्ध जीते भी, बट जनरली हमारा जो परसेप्शन है कि हुमायूँ एक वीक रूलर था। वो वीक रूलर था, बट वो घिरा हुआ था सिचुएशन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हुमायूँ को उसने कहा है क्या? सिकंदर-ए-आज़म या खुदा का साया। पूछा जा सकता है कि सिकंदर-ए-आज़म की उपाधि किस मुगल शासक को प्रदान की गई है? तो आप बोलोगे हुमायूँ को। ये चीज़ें थी हुमायूँ के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे अकबर के बारे में, उससे पहले हम कुछ सरकारी इतिहासकार ज़रा बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सरकारी इतिहासकार मुगल काल में था जिसने अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने याद एक निमोनिक्स इस्तेमाल किया है, जीएफ कल जगन्नाथ के साथ जिम गई। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड मान लो आप। जीएफ कल जगन्नाथ के साथ जिम गई, ये क्रिम से याद हो जाएगा। जी से गिजाली और फैज़ी अकबर के टाइम के थे। जब फैज़ी की डेथ हो जाती है उसके बाद एक इनायतुल्लाह आएगा, ठीक है? वो अलग बात है। इसके बाद कल से कलीम यानी कि अबू तालिब कलीम और जगन्नाथ, ये दोनों शाहजहाँ के टाइम पे हैं और अंत में काज़िम यानी कि औरंगज़ेब के समय पे है। जहांगीर के टाइम पे हमने नहीं देखा है कोई भी। तो गर्लफ्रेंड कल जगन्नाथ के साथ जिम गई, ये याद रखना है आपको। ये अपना लिख के दीवार पे अपना जो स्टिकी पेपर्स होते हैं सामने लगा लो बार-बार। गर्लफ्रेंड कल जगन्नाथ के साथ कहाँ गई? जिम गई। चलिए, अब हम बात करते हैं अकबर के समय पे। अकबर का जब काल आएगा तो अकबर के काल में सबसे पहली जो पुस्तक आप देखेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है, जौहर आफ्ताब चीबी। असल में ये हुमायूँ का नौकर हुआ करता था। हुमायूँ की डेथ हो जाती है, अकबर का शासन शुरुआत होता है। तो इसने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है तज़किरातुल वाक़ियात। ठीक है? और या इसी का दूसरा नाम है तारीख़ हुमायूँ या तारीख़ जवाहिर शाही, ठीक है? हुमायूँ, तारीख़ हुमायूनी या जवाहिर शाही एक ही बात है। तो देखो किसने लिखी है? आफ्ताब चीबी ने। तो कई बार क्या देखते हैं केबीसी में हम क्या देखते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई वाक़या सुनाने लगते हैं। तो जैसे ही वाक़यात आएगा तो हमें आफ्ताब से अमिताभ याद आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई है तज़किरातुल वाक़ियात, ये अकबर के कहने पर लिखी गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि अबुल फ़ज़ल जो अकबरनामा लिख रहे थे उसमें उस स्टार्टिंग में उसने शुरुआत से लेकर 30 वर्षों तक का इतिहास लिखा है, तो वो इतिहास उसे हुमायूँ का इतिहास जानना था। इस वजह से जौहर आफ्ताब टीवी को अकबर ने बोला था कि आप हुमायूँ के ऊपर जो बुक है वो लिखिए। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? अबुल फ़ज़ल को अकबरनामा में मदद करना। ये भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि जौहर आफ्ताब चीबी ने जो बुक लिखी है तज़किरातुल वाक़ियात, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? या आपको 4 किताबें दे देगा और बोल देगा कि इनमें से किस कित बुक का लिखने का मुख्य उद्देश्य अकबरनामा में मदद करना था। तो आंसर क्या होगा? तज़किरातुल वाक़ियात या तारीख़ हुमायूनी या फिर इसी को बोला गया है तारीख़ जवाहिर शाही। इसके बाद गुलबदन बेगम, अब गुलबदन बेगम एक्चुअल में क्या हो जाएँगी, अकबर के बाबर की ये पुत्री थी, ठीक है? और अकबर की बुआ हो गई। तो बुआ जी ने बुआ बेगम अकबर की बुआ ने अकबर के समय में क्या लिखा है? हुमायूँनामा। और किस भाषा में लिखा है? फ़ारसी लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि फ़ारसी भाषा में लिखी गई है पुस्तक, ठीक है? सॉरी। अब बात ये है कि हुमायूँनामा में हुमायूँ की क्या इसमें अचीवमेंट्स लिखी गई होंगी? द आंसर इज़ नो, अचीवमेंट्स नहीं लिखी गई। क्या लिखी है? हुमायूँनामा मुगल बादशाहों की कोई प्रशस्ति नहीं है, इसमें प्रशंसा नहीं करी गई, कोई अचीवमेंट्स, कोई बड़प्पन नहीं दिखाया गया इस पुस्तक में। इसमें राजाओं एवं राजकुमारों के मध्य जो संघर्ष होते थे, एक-दूसरे की कैसे टाँग खींच रहे हैं, कैसे कौन अपना बड़ा अधिकारी पोस्ट पर बैठाने की कोशिश करते थे, इन बातों की चर्चा की गई है। इस संघर्ष में परिवार की स्त्रियों की क्या भूमिका रहती थी जब राजकुमारों के बीच में, क्योंकि कई ज़्यादा एक ही रूलर ने कई शादियाँ करी हैं, पर उनके पुत्र ने आपस में कॉन्स्पिरेसीज़ जो चल रही हैं घर राज परिवार घराने में, इस बात सब की जानकारी हमें गुलबदन बेगम के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हुमायूँनामा अकबर के शासनकाल में, इससे प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अकबरनामा की। तो अकबरनामा जनरली, आप इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप ये देखिए होगा, अकबर का जो राजकवि था वो था कौन? फैज़ी। कौन है? फैज़ी। ये अबुल फ़ज़ल और जो फैज़ी है, ये 2 भाई हैं। फैज़ी इसमें से बड़ा है, यही राजकवि है। और फ़ज़ल छोटा भाई है, तो ये राजकवि नहीं था। ये हालाँकि इसने किताबें तो उसने भी लिखी हैं।
तो अब ज़रा हम देखते हैं अकबरनामा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो कॉमनली याद रखनी है, वो ये याद रखना है कि अकबरनामा जनरली 3 जिल्द में बाँटी गई है। 3 जिल्द में 3 भाग हैं इसके, 3 वॉल्यूम हैं। पहला है, दूसरा है और तीसरा, और इसका जो तीसरा वॉल्यूम है, इसी को आईन अकबरी कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकबरनामा जो है ये 3 जिल्द में बाँटी गई है। 1 जिल्द, दूसरी जिल्द और तीसरी जिल्द को आईन अकबरी कहते हैं, जो खुद बाद में 5 भागों में डिवाइडेड है। मंजिल आबादी, सिपह आबाद, मुल्क आबाद और इन 2 आबादों के नाम हमें मिलते नहीं हैं एनसीईआरटीज़ में। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक आपको जो भी वर्णन बता रहा हूँ अकबरनामा और ये आईन अकबरी का, ये एनसीईआरटी बेस्ड वर्णन होने वाला है। शुरुआत करते हैं। अकबरनामा का जो पहला जिल्द है, आदम यानी कि आदम मतलब होता है शुरुआत से, आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय काल चक्र यानी कि 30 वर्षों तक का इतिहास है। अब कौन सी बुक में कितने वर्षों का इतिहास है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप हायर लेवल एग्जाम चाहते हैं, लाइक नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, या फिर इवन मान लो पीजीटी, स्पेशली यूपी पीजीटी में तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरुआत में देखो, अब याद कैसे करना है। पहली किताब में आ से स्टार्ट होती है, तो आ से 30, ये 30, ये दोनों अक्षर एक जैसे बनते हैं। तो आ से 30 वर्ष तक का इतिहास है। दूसरे वर्ष में 16 साल का इतिहास और जोड़ दिया जाता है, तो अकबर के शासन के 46वें वर्ष तक का इतिहास है। और अकबर का शासन जो 46वें वर्ष तक का होगा, वो होगा 1601 पर खत्म हो जाती है। अब 1601 में ही, क्योंकि 1602 में हमें पता है अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था सलीम, सलीम जल्दी से जल्दी अब गद्दी चाहता था। तो उसी की वजह से उसका एक मित्र था वीर सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड से, अबुल फजल की हत्या कब कर दी जाती है, 1602 में। ये तारीख भी याद रखनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तारीख को उसकी हत्या हुई है। अब जब अबुल फजल की हत्या हो जाती है, तो इस पुस्तक को कंप्लीट कौन करेगा, ये भी एमसीक्यू से बन सकता है। तो फिर इसको कंप्लीट करेगा इनायतुल्लाह, ये दरबारी कवि बना अकबर का बाद में, ठीक है। तो अवुल फजल की हत्या के बाद इनायतुल्लाह दरबारी कवि बनता है और इसने पूरी पुस्तक करी है। तो इसने अकबरनामा को जो पूरा किया है ना, तो उसने एक पार्ट तो लिखा ही होगा, उसी पार्ट का नाम बोला जाता है तकमील अकबरनामा। तो अकबरनामा से मिलता जुलता नाम है तकमील अकबरनामा, लिखा है इनायतुल्लाह ने। ये कह सकते हैं एक पूरक ग्रंथ है किसका, अकबरनामा का है। अब अकबरनामा का पूरा ग्रंथ ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें 1602 से लेकर 1605 तक का इतिहास है। तो अब जरा रिपीट करते हैं। अगर आपको अकबर का 1601 तक का इतिहास पढ़ना है, तो आप अकबरनामा को पढ़िएगा। और 1601 से 1605 तक का अगर आपको इतिहास पढ़ना है, तो अकबरनामा के बाद जो पुस्तक लिखी गई, इसका पूरा ग्रंथ तकमील अकबरनामा, वो किसने लिखी, इनायतुल्लाह ने। तो अब जरा याद रखने का तरीका क्या है, देखो, अबुल फजल की हत्या हो गई, तो अकबरनामा ने इनायतुल्लाह से कहा होगा कि भाई कुछ हमारे ऊपर भी इनायत कर दो, रहम कर दो। तब उसने ये किताब लिखी होगी तकमील अकबरनामा। तो फजल की हत्या के बाद इनायत करी किसने, इनायतुल्लाह ने, किसके ऊपर, अकबरनामा के ऊपर। तब तकमील अकबरनामा लिखी गई है। अब आती है अकबरनामा की पहली जिल्द के बारे में, 30 वर्ष तक का वर्णन है, दूसरी जिल्द में 46वें वर्ष तक का वर्णन है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी की बात करते हैं। तो पहले एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिस तरह से उसमें कई जगह अलग-अलग लिखा है एनसीईआरटीज़ में। आईन अकबरी में क्या है, ये अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में कंप्लीट कर ली गई है। अब आप ये बोलोगे दूसरी जिल्द तो यहाँ पे कंप्लीट कर ली गई और तीसरी जिल्द में तो सिर्फ 42 वर्ष तक है, जबकि पहले जिल्द में तो 46वें वर्ष तक का शासन है। अरे भाई, जब वो लिख रहा होगा उसने तीनों पार्ट सेपरेट करके लिखे होंगे, एक-एक करके नहीं लिखा होगा, ये चीज़ समझ लो। एक ही समय में हो सकता है उसने तीनों पार्ट सेपरेट किए होंगे, उसमें उसने डिसाइड किया होगा इसमें हमने 42वें वर्ष तक का हम शासन रखेंगे, इसमें उसने 46वें वर्ष तक रख दिया और इसमें उसने 30 वर्ष तक का इतिहास रखा। तो जो आईन अकबरी है, आईन अकबरी में 42वें वर्ष में कंप्लीट हुई है 1598 में। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा था कि तो ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कब कंप्लीट हुई? 42वें वर्ष में 1598 में। जबकि दूसरा जिल्द जो है वो इसमें 46वें वर्ष तक का इतिहास आपको मिलता है और ये इसको कंप्लीट कर ली गई थी 42वें वर्ष में। ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। इसमें 40 वर्ष तक का इतिहास है। ये कंप्लीट हो गई है कब? 1598 में। ये तारीख ही पूछी जा सकती है कि आईन अकबरी कब कंप्लीट हुई है? 1598 में, अकबर के 42वें वर्ष में। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं, मंजिल आबादी है। एक चीज़ और ज़रा और देख लेते हैं, ये कब कंप्लीट हो गई है? 1598 में। एक चीज़ और ये समझना, अब जो अकबरनामा है, अकबरनामा को एक्चुअल में जो लिखने में इसको 7 साल लगे हैं अकबरनामा को, लेकिन फिर भी ये 13 वर्षों में कंप्लीट हुई है। कैसे? अकबरनामा लिखने के बाद भी इसमें 5 जो संशोधन किए गए हैं, टाइम टू टाइम होते रहे हैं, तो वो 1589 से 1602 तक के बीच में होते रहे हैं। वैसे अकबरनामा को लिखने में 7 वर्ष लगे हैं, लेकिन अब चूँकि संशोधन भी हुए टाइम टू टाइम, तो इस वजह से ये 13 वर्षों में और 5 संशोधनों के साथ अभी जो फाइनल ग्रंथ है वो प्रिपेयर हुआ है, याद रखिएगा। चर्चा करते हैं आईन अकबरी पे। आईन अकबरी में जो 5 जिल्द हैं यानी कि 5 भाग में डिवाइडेड है। पहली जिल्द को बोलते हैं मंजिल आबादी, दूसरी का जिल्द का नाम है सिपह आबाद और तीसरा जिल्द का जो नाम है
उसका नाम हमें दिख रहा है मुल्काबाद। याद रखने का तरीका जैसे हम कहते हैं मंजिल, तो मंजिल सबसे ऊपर होती है, तो ऊपरी वाली, सबसे ऊपर वाली मंजिल। फिर सिपा, सिपा आपके बीच में होते हैं ना, सिपा सलाहकार आपके बीच में चलते हैं। और मुल्क, मुल्क एम ऐसे बनेगा और तो थ्री ऐसे बनेगा, तो मुल्क आबाद सीधे सिरे पे। मंजिल आबादी में शाही घर परिवार एवं रख रखाव के बारे में जानकारी दे दी गई है। सिपाहाबाद में सिपा सिपा सलाहकार होते थे, सिपा मतलब सिपाही बारी। तो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई, इसके नाम में सिपा है, मिलिट्री यानी कि सिपाही, सिविल भी इसी के नाम पे आ रहा, सा सब आ रहा, मनसब शब्दारी, स्कॉलर्स एस पर से आ गया, सर्वेंट्स की भी बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट और पोइट्स की, इन सब की बात कर रहे हैं आप सिपाहाबाद में। मुल्क आबाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुल्क का मतलब है एम से मुल्क और एम से मनी के बारे में जानकारी, यानी कि जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थे, यानी कि राजस्व के जो भी प्रशासनिक पहलू हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेवेन्यू रेट्स जो होता था, राजस्व की जो दर होती थी, मैंने क्या बोला, एम से मुल्क है तो एम से मनी के बारे में राजस्व दर की जानकारी मिलेगी। जो 12 सूबा बांटे गए हैं वो भी इसमें जानकारी मिलेगी। इसमें देखो जनरली ऑफिसर्स के बारे में जानकारी है, उसमें शासन प्रशासन के बारे में जानकारी है, रख रखाव के बारे में जानकारी है, प्रशासन की जानकारी, फाइनेंशियल यूनिट्स जैसे बाँटी गई थी, उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो क्या थी, ज़मीन की माप होती थी, फिक्स्ड रेवेन्यू था, ये सब की जानकारी आपको मुल्क आबाद में मिलती है। तो याद रखना, एम से मुल्क और एम से मनी वाले में ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी। मनी में सब फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इसमें सब पोस्ट्स मिलेंगी। भारत के लोगों को मजहबी और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से ताल्लुक रखते हैं, इस बात की चर्चा इसमें करी गई है। और अंत में आप देखोगे इसी आईन-ए-अकबरी में अकबर के जो कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, कुछ वाक्यात हैं, उनको सुवचन के रूप में इसी में अंत में कंपाइल किया है किसने? अबुल फज़ल ने। अंत में देखते हैं कि ये 5वीं इसकी जो 5वीं भाग है, इसी में बायोग्राफी ऑफ अबू फज़ल की आपको बायोग्राफी भी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आईन अकबरी की, तो आईन अकबरी के शासन के 42वें वर्ष 1598 में कंप्लीट हो गई थी। इसी आईन अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं और मुसलमानों की भिन्न-भिन्न आबादी वाले तथा एक संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दैट मीन्स यहाँ पर एक कॉर्डियल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है अबू फजल की पुस्तक अकबरनामा, सॉरी आईन अकबरी। अब बात करते हैं आईन अकबरी की, तो आईन अकबरी अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि फाइनल ये कंप्लीट किसने करी है, तो आंसर विल बी 1885 में ये कंप्लीटेड करी गई है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है बट एनसीईआरटी में ये चीज को गिवन है। इसके अलावा आईन अकबरी में 6 जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू स्कूल्स हुआ करते थे, ठीक, ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो परंपरागत हिंदू स्कूल्स होते थे, जैसे कि अद्वैतवाद, सॉरी ये वैशेषिक स्कूल है, योग स्कूल, योग का बात करी गई है, ठीक है। इसके अलावा न्याय जो गौतम ऋषि का, ये जो 6 स्कूल है इनके बारे में वर्णन किया गया है इसमें। जैनों के बारे में वर्णन है, बुद्धिस्ट के बारे में वर्णन है, और जो नास्तिक होते थे यानी कि जिनका वैदिक ग्रंथों पर विश्वास नहीं है, उनके ऊपर भी वर्णन है, और मूर्ति पूजा की भी वर्णन करते हैं। और साथ में अबू फजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, वो कहता है कि हिंदू अपने साथ मूर्ति इसलिए रखते हैं ताकि उसका मन कहीं और न भटके। 16 जातियों की भी चर्चा करी गई है और कर्म के सिद्धांत की भी चर्चा इन्हीं सब में की गई। किसमें? आईन अकबरी ने, अबुल फजल ने करी है। तो अबुल फजल कह सकते हैं मुगल काल का, जब आप सोशल स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर आप कह सकते हैं जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ मुगल एम्पायर डिस्कस कर सकते हैं, तो यू कैन कोट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ Ain Akbari written by the Abul Fazl. So here we have completed? No, not the least. अब आईन अकबरी जो है इस समय हजारद्वारी पैलेस जो है 12 कोठी, जो किला निजामत है मुर्शिदाबाद, वहां पर अभी रखी है। अकबरनामा ने टोटल तो 7 वर्ष में कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला, अमेंडमेंट्स के साथ इसको 13 वर्ष लग गए हैं कंप्लीट होने में। 1598 से 1602, तो सॉरी 1589 से शुरू हुई और 1602 में ये खत्म होती है। अच्छा, अब अकबरनामा का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? हेनरी बेवरीज ने किया है। और हेनरी बेवरीज ने, अभी हम पढ़ के आए हैं, बाबर, सॉरी हुमायूं नामा का भी ट्रांसलेशन किया था। किसने? हुमायूं नामा का भी किया है। अब देखो, अकबर ना, अखबार की वेब सीरीज बनती है, ठीक है, अकबर अखबार और वेब सीरीज ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि आईने अकबरी का जो ट्रांसलेशन किया है वो इंग्लिश में वो किया है हेनरी ब्लॉकमैन एंड एच एस जैरेट। तो याद कैसे रखे, ब्लॉकमैन से हमने याद कर लिया ब्लैक मैन है। अब आप आइन आइन का मतलब होता है शीशा में सामने देखो तो आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, ब्लैक मैन की तरीके से दिख रहे हैं। कैसे याद किया है। साथ में बड़ी बात है कि अबुल फजल ने मेंशन किया डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो खोज हुई थी किसने किया था? कैप्टन क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में खोज की थी कि नहीं की थी अमेरिका की? इस बात की भी जानकारी अबुल फजल अपनी पुस्तक में देता है। दैट मीन्स कि उस समय अकबर के टाइम पे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो इंडिया के अंदर आने लग गए थे। उसमें से एक बड़ा, सबसे एक बड़ा नाम है 1599 में जो आया था, जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। हालांकि जॉन मिल्टन हॉल से पहले स्टीवेंसन, स्टीवेंसन भी भारत विजिट कर चुका था, और ये दोनों
समुद्री रास्ते से नहीं, ज़मीनी रास्ते से उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था। इसके अलावा अकबरनामा को अबुल फ़ज़ल ने गुलाब बाग की संज्ञा दी है। किस पुस्तक को गुलाब बाग की संज्ञा मिली है? अकबरनामा, ये याद रखिएगा। अब अकबरनामा की अगर हम बात करें, अकबरनामा एक पुस्तक फ़ैज़ी सरहिंदी ने भी लिखी है भई, ठीक है? फ़ैज़ी सरहिंदी ने भी लिखी है अकबरनामा और उसी में असीरगढ़ की विजय के बारे में वर्णन किया जाता है, जो कि 1601 में हुई थी और अकबर की अंतिम असीरगढ़ विजय थी, ठीक है? तो अंतिम विजय कौन थी अकबर की? असीरगढ़ विजय और इस बात का वर्णन हमें अकबरनामा में मिलता है। कौन सी अकबरनामा? वो फ़ैज़ी सरहिंदी ने लिखी है उसने। इसके अलावा अबुल फ़ज़ल ने 59 बेस्ट पोएट्स का भी वर्णन किया है अकबर के दरबार में। वो क्या कहता है कि 59 बहुत उच्च कोटि के कौन थे पोएट्स यानी कि कवि थे। उनमें से कुछ हैं, कौन-कौन से ज़रा बात करते हैं। एक तो बात करते हैं फ़ैज़ी। अब फ़ैज़ी इसका क्या था अकबर का राजकवि था। फ़ैज़ी बड़ा भाई जो है वो राजकवि होगा। अबुल फ़ज़ल जिसने अकबरनामा लिखी है वो बड़ा नहीं, ठीक है? तो ब्रदर ऑफ अबू फ़ज़ल है। हेड ऑफ अनुवादक अच्छा अनुवादक विभाग की जगह इसको अनुदित विभाग अगर कहा जाए, अनुवादक कह सकते हैं अनुदित। ठीक है, तो जो अनुवादक विभाग है, यानी कि एक अकबर ने ट्रांसलेशन विभाग की स्थापना कर दी थी इंडिया की उस समय हिंदू धर्म की जो भी विभिन्न मेजर बुक्स थी, उनका ट्रांसलेशन करवाया था अकबर ने, ठीक है? तो उसका अनुवादक विभाग का कौन हेड होगा? बड़ा भाई हुआ है, छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई कौन? फैजी और इसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत अंडर हिज सुपरविजन तो जो ट्रांसलेशन हुई है, सीधी सी बात ये अनुवादक विभाग का हेड कौन है? फैजी है। तो इसका जो महाभारत का रूपांतरण हुआ है, अनुवादन हुआ है, उसका सुपरविजन यानी कि उसका पर्यवेक्षण कौन होगा? फैजी होगा, यानी कि उसी की देख-रेख में हुआ है। और टाइटल अकबर ने फैजी को एक टाइटल दिया था, उपाधि दी थी मलिक उश शुअरा। तो याद कैसे करवाया था? फिजा जब अच्छी चलती है तो व्यक्ति सो रहा होता है। तो फिजा जब अच्छी चलती है तो व्यक्ति सो रहा होता है, मलिक उश शुअरा। इसके अलावा बात करेंगे गिजाली की, गिजाली इसका पहला सर्वश्रेष्ठ कवि और पहला राजकवि था, ठीक है? ये अकबर का राजकवि है मतलब राज दरबारी इतिहासकार है इसका, ठीक है? और ये है पहला राजकवि कौन? गिजाली। ये अकबर का राजकवि दैट मीन्स ये इतिहासकार है, ठीक? पहला इतिहासकार और पहला राजकवि ये अपॉइंट हो रहा है कौन? इसने लिखी है गिजाली ने मानवी नल ओ दमन यानी कि नल देखो मानवी नल ओ दमन यानी कि नल और दमयंती की पुस्तक हैगी ना, उसी को ट्रांसलेशन किया है इसने किसने? गिजाली ने। तो हमने ऐसे याद कर लिया कि नल की जाली जो हमारा नल होता है, हैंडपंप होता है, उसमें एक जाली लगी होती है जिससे कि पानी ऊपर की ओर आता है, तो नल की जाली। तो जैसे हमें आएगा या फिर ऐसे कर लो कि दमन कर दिया आपने किसका? जाली का दमन कर दिया। तो जाली करेंसी है या जाली लोग होते हैं उनका दमन, ठीक है? तो गिजाली ने किया है दमन। कलीम कलीम फैजी के बाद राजकवि बना है। गिजाली सॉरी फैजी के बाद जो राजकवि बना है इसकी डेथ के बाद वो कौन बनेगा? कलीम बनेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैजी के बाद कौन राजकवि बना है? तो फिजा कलीम। इसके बाद मोहम्मद हुसैन नजीरी या कश्मीरी तो इसी को हुसैन कश्मीरी बोलते थे जिसकी उपाधि अकबर ने एक टाइटल दे दिया था जरी कलम का। इस ये लेखक था गजल लेखक बहुत अच्छा था, ठीक है? तो क्या था गजल लेखक था कौन? कश्मीरी। तो कश्मीरी गजल ऐसे याद रखो कि कश्मीर में गजल बहुत अच्छी सुनाई जाती है। आगे बात थी सैयद जमालुद्दीन उर्फी या ऊतवी की, तो इसको याद रख सकते हैं एक्सपर्ट था कसीदा गढ़ने में। कसीदा गढ़े जाते हैं ना कि एक कसीदा का मतलब एक तरीके से प्रॉम्प्ट जो आप वर्ड्स कहते हैं वो एकदम फिट बैठ जाए, ठीक है? किसी के कहते हैं किसी की तारीफ में कसीदे गढ़ना। तो जमाल अब ये बताओ जैसे ही आपने कसीदा पढ़ा ना वो जम गया, कसीदा आपका क्या हो गया? जम गया, एकदम फिट बैठ गया, ठीक है? या जम कसीदा कैसा? कमाल का कसीदा, कमाल, जमाल उस तरीके से। आगे बात आती है ताजुद्दीन या ताजुल माली, इसने हितोपदेश का हिंदी में अनुवाद किया। तो याद हमने कैसे रखा है कि किसी ने ताजमहल पर चढ़कर कोई हित के उपदेश दे रहा है। कोई व्यक्ति ताजमहल के ऊपर चढ़ के हित के उपदेश दे रहा है। अगली पुस्तक है शेख नूर मोहम्मद या फिर मीर अस्करी राजी की। इसने लिखी है मधुमालती का फारसी अनुवाद किया। बहुत पूछी जाती है मधुमालती का फारसी अनुवाद। तो देखो मालती की अश्क नूर है। देखो मालती अस्करी, ठीक है? अब सीधी सी बात है जो मालती है ना वो मस्करी में अपने अश्रु बहाती है। ठीक है? मधुमालती जो है अस्करी ने लिखी है यानी कि मालती तो मस्करी है इस तरीके से। मस्करी मतलब मजाक करने वाली। अब्बास खां सरवानी ये एक्चुअल में अकबर के टाइम का इतिहासकार था और अब्बास खां सरवानी ने तारीख-ए-सिरसाई यानी कि सिरसाई का इतिहास लिखा या इसी का दूसरा नाम दे दिया था उसने तूफ़ात-ए-अकबर शाही, अकबर शाही का तोहफ़ा, ठीक है? तो तूफ़ात-ए-अकबर शाही या तारीख-ए-सिरसाही दोनों एक ही पुस्तक का नाम है, लिखा अब्बास खां सरवानी अकबर के दरबार में था। आगे लिखता है आरिफ़ कंधारी ने पुस्तक लिखी है तारीख़-ए-अकबरी, ठीक है ना? क्या क्या लिखी है? तारीख़-ए-अकबरी। अब सीधी-सी बात ये है, हमने ऐसे याद कर ली कि अकबर ने किस तारीख को कंधार जीता? तो कंधारी तारीख अकबर ने किस तारीख को कंधार जीता यानी कि आरिफ कंधारी की तारीख अकबरी और वैसे भी कंधार उसने जीता था। कंधार कब जीता था? अकबर ने जीता है कंधार 1595 में और बलूचिस्तान भी जीता है 85 में, ठीक है?
आगे देखते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अब इसने भी लिखी है क्या, तबकात अकबरी या तारीख निजामी। अब देखो इतनी बारीकी इसमें डिफरेंसेस हैं। ये देखो तारीख अकबरी है, ये है तबकात अकबरी, तो इसको बिना निमोनिक्स को हम कैसे याद करेंगे। तो देखो तबकात अकबरी या फिर तारीख निजामी है, क्योंकि निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। याद करने का तरीका क्या है, तबकात अखबार की जाम अहम है। ठीक है, अब कैसे हमने याद किया कि तबकात यानी कि तबकात की अखबार की जो जाम है यानी कि निजाम अहम है, यानी कि निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, तो तब कहा थे अकबर की जब निजाम अहम है, इस तरीके से याद किया। और ये हमने कैसे याद किया कि अकबर ने किस तारीख को कंधार जीता। देखो ये पूरी लाइन लाइन आपको याद नहीं रखनी है, जब एग्जाम में आती है तो हमें बस इनका मिलान करना होता है, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, लिखना नहीं है वहां पे जाके। नूर उल हक जो जुवादत उल तारिक, जहांगीर के राज्यरोहण का इतिहास इसी पुस्तक में मिलता है, जहाँ से जहांगीर जहाँ से जुवादत उल तारिक, नूर उल हक। तो देखो उल उल दोनों में है, जुवादत उल तारिक, ठीक है, नूर ये और उल। अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है मुंतखाब उत तवारीख, की हमें सबको पता है अकबर के शासनकाल में है बदायूनी। और अकबर की जो कह सकते हैं जो टॉलरेंस वाली पॉलिसी थी, जो सहिष्णुता वाली नीति थी, बदायूनी ने उसको खूब बददुआ दी है, खूब बुराई करी है। सुरजन राय भंडारी जो कि हुंडी के बारे में भी वर्णन देते हैं, हुंडी का वर्णन देने वाला यही इतिहासकार है। इसने लिखी है खुलासत उत तवारीख, औरंगजेब के शासनकाल में लिखी है सुरजन राय भंडारी ने। ठीक है, ये पुस्तक में एक साथ इस वजह से लगा दिया, हालांकि अकबर के शासन काल में नहीं है, चूंकि इनके नाम एक जैसे दिखते हैं इस वजह से। तो मुंतखब उत तारीख और ये खुलासत उत तारीख, याद रखने का तरीका ये है कि जो सूरज होता है, हमने सूरज को मान लिया, सूरज तो खुले में चमकता है। राय बिंद्रा या फिर वृंदावन दास, ठीक है, बिंद्रा यानी कि बिंद यानी कि होंठों से मान लिया। और लुब उत तारीख, ये भी औरंगजेब के शासन काल में लिखी गई है। लुब लब और बिंद्रा, बिंदी और लब एक जैसे सेम है, श्रृंगार रस का उपादान करते हैं। इसके अलावा लुब व तारीख जैसी एक पुस्तक और लिखी जाती है याहिया बिन अब्दुल लतीफ कजबिनी के द्वारा, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई हैं। तो लुब व तारीख दो पुस्तकें लिखी गई हैं, एक राय बंदरा वृंदावन दास के द्वारा, इसमें बाबा आ रहा तो ये वाला, और एक आ रहा है याहिया बिन अब्दुल लतीफी कजबिनी लुब उत तारीख, ये भी फारसी में लिखी गई है। अब उसी तरीके से मुंतखाब उत तारीख और मुंतखाब उल लुबाब, ये लुबाब की बात कर रहे हैं तो ये लिखिए कफी खान, या फिर इसी का नाम था हासिम। और ठीक है, औरंगजेब से छुपाकर इसने इतिहास कर लिखा था। ये जब इस प्रकार की चीजें आती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब से छुपाकर इतिहास कर लिखा गया है, वस्तुनिष्ठ इतिहास है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और बाबर से मोहम्मद शाह रंगीला तक के शासनकाल में 1733 में लिखा गया है। और ये शासन शासन मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही लिखा गया है, ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में भी ये था और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल तक ही रहेगा। तो मोहम्मद हाशिम का कफी का, अब ये बताओ, कफी यानी कि कफ होता है तो आप सबसे छुपा के कफ करो, है ना, तो छुपा के इतिहासकार लिखने वाला कौन है, कफी का हो। क्या है मुंतखब वो लुबाब, लुबाब का मतलब बाव, क्या वाव, कॉफी, कफी को हमने याद किया कॉफी से। तो कॉफी जब आप पीते के कहते हैं, कैसे कहते हैं कि वाव, तो लुबाब। तो बिंद्रा का ये क्या है, राय बिंद्रा का लुब्बुत त्वारीख। और ये याहिया बिन अहमद अब्दुल लतीफ कजबिनी, ये लुब्बत त्वारीख। इसके अलावा नफाइस उल मासरी अकबर के शासनकाल में लिखी गई, ये लिखी गई है मीर अलाउद्दौला कजबिनी, ठीक है ना। अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक यही है, कौन सी, नफाइस उल मासिर। तो अब जो फाइल है ना, जो फाइल है वो क्या है, ऐसे याद रख सकते हैं, अलाउद्दौला या दौला, दौल 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 फाइस, ठीक है। अब जो फाइल है ना वो आपकी किसी दौल के बीच में दबी है, दौल मतलब होता है चना की जो दाल होती है उसको दौल बोलते हैं, उसके बीच में दली है, तो दौला याद रखेंगे नफाइस। और जो नफाइस है, जो फाइल है, सबसे पहले फाइल लिखी गई है अकबर के टाइम पे, तो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है, फाइल है, फाइस। मुल्ला मोहम्मद दाऊद या फिर नकीब खां, साथ में जाफर बेग और मौलाना अहमद या फिर बदायूनी ने तारीख अल्फी लिखी। अल्फी का मतलब ही होता है 100 वर्ष में, ठीक है, सॉरी 1000 वर्ष। तो तारीख अल्फी में 1000 वर्ष का इतिहास लिखा गया है। किस किसने लिखा है इसमें, याद रखने का, एक तो दाऊद ने, नकीब खान, जाफर बेग, मौलाना और अहमद और अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी, ठीक है। तो तारीख अल्फी, अल्फी मतलब याद रख लेना, अल्फी मतलब 1000 वर्ष का इतिहास। अब्दुल बाकी मासरे रहीमी, याद रखने का तरीका क्या है, कुछ रहीम कुछ रहम तो बाकी कर दो, कुछ रहम तो बाकी कर दो। तो अब्दुल रहीम खाने खाना के संरक्षण में लिखी गई है मासरे रहीमी, रहीमी रहीम खाने खाना के संरक्षण में। शेख इल्दाद फैजी सर हिंदी, अब वही फैजी की बात आ गई, तो उसने कौन कौन सी लिखी है, अकबरनामा और तारीख हुमायूं शाही भी लिखी है। ऊपर हमने अकबरनामा को भी डिस्कस किया है ना, फैजी जो इसका राजकवि था। इसके अलावा बाईजीद बयात, तो बाईजीद बयात में कैसे हमने याद किया था, अभी अकबर और तुझकी रे हुमायूं बा अकबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, हुमायूं और अकबर दो मुगल वो हो गए हैं क्या,
दो मुगल शासक, तो दो नाम बाबा वाले इसी में आते हैं, बायजीद बयात ने तजकीर हुमायूं व अकबर। और इसलिए ये शाही रसोई का प्रबंधक हुआ करता था बायजीद बयात, याद रखिएगा। बायजीद बयात क्या था, शाही रसोई का प्रबंधक था, इसने ये पुस्तक लिखी थी कौन सी, तजकीर हुमायूं व अकबर। दो मुगल शासकों के नाम आ रहे हैं तो बाबा दो बार आता है। अब्दुल हक दहलवी, तो तारीख हकी, इसका नाम ही है हक तो नाम भी आ गया हकी। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना इसने करी है, दहलवी जो हक है वो कह रहा है कि हमारा तो हक है आलोचना करना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हकीम में अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करी गई है। और जब पूछा गया कि भाई क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहा हमारा तो हक है, हक ही है। इसके अलावा इसने एक पुस्तक और लिखी है, अखबार उल अखयार। मैंने क्या बताया था, जो अखबार पढ़ना ना आपका हक है, या फिर दिल्ली वालों का हक है अखबार पढ़ना, ऐसे दोनों से। भारत के प्रमुख सूफी संतों की जीवनी है ये अखबार उल अखबार। तो याद कैसे करेंगे कि सूफी संतों की जीवनी किसमें आई है, अखबार में आई है लिख के। और अखबार हक है दिल्ली वालों का पढ़ना, ये याद रखेंगे। मुहसिन फनी, फनी का मतलब होता है हंसी मजाक करना। तो दाविस्तान मजाहिब, आप किसी के मजहब का फनी नहीं बना सकते, मजाक नहीं कर सकते। दाविस्तान मजाहिब, फतेहपुर सीकरी में जो धार्मिक बहस आयोजित होती थी उस बात की चर्चा इसी पुस्तक में दाविस्तान मजाहिब में कही है। तो मजहबों की चर्चा होती थी। दाविस्तान का मतलब है दबिश दी जाती थी एक दूसरे के धर्म के ऊपर, दैट मीन बहस की जाती थी। याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, लिटरल मीनिंग्स नहीं है इनकी। दीन इलाही के सिद्धांतों का वर्णन भी इसी पुस्तक में होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, यहीं से जहां पर धार्मिक आयोजन का धार्मिक बहस होगी वहीं से दीन इलाही क्या 1582 के अंदर इसकी स्थापना करेगा कौन, अकबर। तो ठीक है। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी, इंसा ए अबुल फजल। इंसा का मतलब, इंसा मतलब होता था करस्पॉन्डेंस विभाग का, यानी कि पत्राचार विभाग का जो हेड होता था। तो अब उसी से दिमाग लगा लो कि अकबर के द्वारा लिखे गए, वो स्वयं के द्वारा लिखे गए जो पत्रों का संकलन है, पत्र की बात आ गई ना। इंसा का मतलब होता है पत्र या पत्राचार, ठीक है। अमीर इंसा पढ़ा होगा हमने, हेड ऑफ जो करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था उसका। तो इंसा या अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने, और इसमें अकबर और उसकी जो बीच की जो वार्ताएं हुई हैं, उनके जो पत्र हुए हैं उसका संकलन है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करी अकबर के बारे में। उसके अब बात करते हैं हम जहांगीर के काल की। तो जहांगीर की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो जहांगीर की जो पुस्तक है तुझके जहांगीरी, इसको तीन लोगों ने लिखा है, जहांगीर ने, मोतमिद खान ने और मोहम्मद हादी ने। याद करने का तरीका है, गिरा मोती हाथी से। तो गिरा यानी कि जहांगीर, गिर गिरा, मोती यानी कि मोतमिद का, हाथी मतलब कि हादी, ठीक है। तो गिरा मोती हाथी से जहांगीर। अब प्रथम 12 वर्षों का इतिहास लिखा है जहांगीर ने इसमें। फिर मोतमिद खान ने 19 वर्ष तक का इतिहास लिखा है, और इसको कंप्लीट करी है, वो करी है कंप्लीट हादी ने। याद रखिएगा, पहले 12 वर्षों का इतिहास जहांगीर ने, 19 वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खान ने, और मोहम्मद हादी ने कंप्लीट करी है इसको, ठीक है। तो मोतमिद खान ने एक पुस्तक और लिखी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। और मोहम्मद हादी ने एक पुस्तक लिखी है, तत्तीमाक वाकयात ए जहांगीर। तो ये दोनों पुस्तकें अभी तक नहीं पूछी गई एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी याद रख, कैसे रख लें कि एक बाल, बाल जब देखो, जब आप एक बाल ढूंढ रहे थे ना, तो आपको मोती मिल गया, ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि ततिम्मा वाकयात जहांगीरी। तो ततिम्मा का मतलब है हद हो गई है, आप इतना टफ, इतने ताता इतने मामा इसमें लगाए हुए, तो हद हो गई है इस पुस्तक की, इतने ताता इतने मामा इसमें लगे हैं, इतने ताता मतलब अक्षरों का प्रयोग किया है, तो हद हो गई है हादी। ऐसे याद किया है मैंने, अगर आपको हो पाएगा तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास दूसरा तरीका होगा। मुझे भी बताइए चीजें अगर आसान हो पाती है इतिहास में याद करना। तालिब अमूली, अब देखो तालिब अमूली में जहांगीर का राज कवि था। राज, देखो जहांगीर को ऐसे याद रख लो, इसको मूली बहुत पसंद थी, तो उसी उसी ने अपने मूली को राज कबीर बना दिया जहांगीर ने। तो जहांगीर का राज कवि कौन था, अमूली। मूली। मोहम्मद कासिम, अब ये तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम, इब्राहिम आदिल सादुत था बीजापुर के, उसके शासनकाल में लिखी थी। इसी का पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता। कभी कभार इसका नाम ओनली फरिश्ता लिख के दे देता है, कभी कभी कासिम। तो कासिम और फरिश्ता दोनों याद रखने हैं। तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम, इब्राहिम आदिल सादुत्ती बीजापुर के टाइम पे। बात करेंगे फरंगे जहांगीरी। तो फरंगे जहांगीरी 1608 में संकलित एक शब्दकोश है। फरंगे क्या है, शब्दकोश का मतलब एक वोकैबुलरी है। इसके अलावा माँ आसरे जहांगीरी लिखी है, ख्वाजा कामगार धरियत खान है। तो सीधी सी बात है, माँ के आसरे क्या है, ख्वाजा। देखो, माँ के आसरे सब कामगार हैं, माँ के आसरे सब क्या है, कामगार, यानी कि माँ सबका कामगार है। तो माँ आसरे जहांगीरी कामगार ने लिखी है। अब बात करेंगे हम शाहजहां के शासनकाल की। तो शाहजहां में सबसे पहले हम देखेंगे पातशाहनामा। तो इस पहले हमने ऊपर क्या देखी, तुझे जहांगीरी। अब पातशाहनामा या बादशाहनामा, इसको लिखी है मोहम्मद अमीन कजबिनी ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने और मोहम्मद बारिश ने। शाहजहां का प्रथम सरकारी इतिहासकार जो था वो कौन था,
मोहम्मद अमीन कजमनी है, याद रखिए। तो हमने कैसे याद किया था कि कजन लाहौर का वारिस, ठीक है ना। कैसे किया था कि बादशाह का कजन लाहौरी, लाहौर का वारिस, बादशाह का कजन लाहौर का वारिस। और इसमें शाहजहां के प्रथम 10 वर्ष के इतिहास का इतिहास है, सिर्फ इसमें ये चीज पहले लिख के आ चुकी है, एग्जाम यूपी पीजीटी पूछ चुका है लास्ट एग्जाम में इस चीज को। दारा सुको की बात करेंगे तो दारा सुको ने उपनिषद पे जो पुस्तक लिखी, भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया है, योग वशिष्ठ का भी ट्रांसलेशन किया है, और भगवत गीता का ट्रांसलेशन टूटरमल ने भी किया है ना, टूटरमल ने। अच्छा, अब दारा सुको की एक पुस्तक है मजमा उल बहरीन, ये वेदांतों पर लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा। बनवारी दास वली, तो बा से बनवारी, बा से दास वली, और ये शाहजहां के टाइम पे दारा सुको का ये मुंशी हुआ करता था, बनवारी दास। तो देखो मुंशी नाम भी लग रहा है बनवारी दास टाइप का। इसने ट्रांसलेटेड करी है संस्कृत का जो नाटक था प्रबोध चंद्रोदय, और उसका जो नाम दिया ट्रांसलेटेड बुक को, वो नाम था गुलजारे हाल। प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक था उसका उसने नाम दिया है गुलजारे हाल। तो गुलजारे हाल पुस्तक का रचयिता कौन है? बनवारी दास। तो बनवारी दास का क्या हाल है? वो गुलजारे हाल, गुलजार है एकदम। इब्नू हरकरण, ये कई बार पूछा जाता है कि शाहजहां के काल में किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया? द आंसर इज इब्नू हरकरण। अबू तालिब या कलीम जिसको बोला है, राजकवि था जो कि शाहजहां का, ठीक है, शाहजहां का राजकवि जो था अबू तालिब कलीम, इसने साकीनामा लिखी है। तो साकीनामा किसकी लिखी गई? अबू तालिब की। जगन्नाथ राजकवि था शाहजहां का, ये भी हमें पता है। तो जगन्नाथ, जगत का नाथ मतलब सारे जहां का नाथ, उस तरीके से। शाहजहां नामा किस किसने लिखी, जरा देखते हैं। इनायत खान ने लिखी है, मोहम्मद ताहिर इसको नाम थे, मोहम्मद सादिक खान ने लिखी है, और भगवान के दास, यानी ये भगवान दास का भी इसमें योगदान है। तो शाहजहां लिखने वाले कौन कौन से परिवार देखते हैं। इनायत खान यानी कि सारे जहां पर इनायत करो, मोहम्मद सादिक खान तो सा से सादिक और सा से शाहजहां नामा, और भगवान दास, भगवान के दास सारे जहां में है, भगवान के दास कहाँ पर है? सारे जहां में। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो हर जबान शाहजहां के टाइम पे लिखी गई है चंद्रभान के द्वारा। वाक्यात असद वेग, तो वे से वेग, वे से वाक्यात, वाक्यात बहुत वेग में बोला जाता है। अमले सालेह, अमले सालेह मोहम्मद सालेह ने लिखी है शाहजहां के टाइम पे, सालेह शाहजहां के टाइम पे। ये शाहजहां के टाइम की हमने बात करी। और अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे औरंगजेब के काल की। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली पुस्तक से। सबसे पहला नाम है काजिम सिराजी। आलमगीर नामा बहुत लिखी गई, अलीमगढ़ आलमगीर ये पोस्ट पद था, सॉरी टाइटल था औरंगजेब का। इस बहुत सारे लोगों ने आलमगीर नामा लिखी है, चर्चा करते हैं कि एक से। काजिम सिराजी तो आलमगीर नामा, ठीक है। तो 21 वर्ष का दूसरी पुस्तक लिखी है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, ठीक है। तो काजिम काजिम वाले देखो उस आलमगीर नामा हमें दिख रहे हैं। और आलमगीर नामा 21 वर्षों का इतिहास किसमें लिखा गया है? किसमें? जो मिर्जा मोहम्मद काजिम वाला है। तो अब याद हम कैसे रखेंगे, देखो देखो, कोई 21 वर्ष का लड़का है जो जिम में जाता है, आलमगीरनामा में 21 वर्षों का इतिहास है। और सबसे बड़ी बात है, औरंगजेब काल का प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार कौन है? मिर्जा है। अब हम मिर्जा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिर्जा देखो सीधी सी बात है, मिर्जा कितना, एक तो सबसे पहला इतिहासकार भी मिर्जा है, मिर्जा। और इसने 21 वर्षों का इतिहास लिखा है ऑफिशियली। अब ये भी पूछेगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कि औरंगजेब के काल का प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार कौन है? तो आप कहोगे मिर्जा मोहम्मद काजिम या काजिम सिराजी। तो हम काजिम से याद नहीं रख पाएंगे। याद रख लेना कि आलमगीर को मिर्चा बहुत पसंद था, मिर्चा। और मिर्चा कितने रुपए केजी था? 21 रुपए केजी था। तो 21 वर्षों का इतिहास लिखा है। जैसे मूली, मैंने क्या बताया, मूली जहांगीर को बहुत पसंद थी, अभी बताया था आपको। अमूली, अमूली किसे पसंद थी? जहांगीर को। उसी तरीके से ऐसे याद रख लो, औरंगजेब को मिर्चा बहुत पसंद था, इसी वजह से उसने मिर्चा को ही क्या अपॉइंट कर दिया, पहला और अंतिम इतिहासकार। और 21 वर्षों का इतिहास मिर्जा ने उसका फिर लिखा। हातिम खान की आलमगीर नामा इसकी भी है। अच्छा, मोहम्मद हासिम बताया था कासिम कफी खां को। ये मुंतखाब उल लवाब लिखी है, ये बशुनित इतिहास है, मैंने पहले ही बताया था, छुप छुप कर लिखा गया था। और अंत में ये बाबर से मोहम्मद शाह रंगीला तक का 1733 तक का इतिहास इसी में लिखा गया है। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही मोहम्मद हासिम को कफी खां की उपाधि से नवाजा था। और याद कैसे किया था? छुप छुप कर, यानी कि जब आपको कफी होती है, या पर जब आप हंसते हो तो छुप छुप कर हंसते हो, यानी कि छुप छुप कर लिखा गया इतिहास है, गुप्त रूप से लिखा गया इतिहास है औरंगजेब के काल का। अकील खां, अब अकील यानी कि कील, ठीक है। अकील खां की जो पुस्तक है वो है वाकयात ए आलमगीर या फिर जफरनामा ए आलमगीरी। तो अकील को हम कैसे याद रखेंगे? जाफर पे कील खान आलम राजी। देखो ये तो बहुत टीनेबल चीज नहीं है, याद नहीं रख पाएंगे। देखो आपकी जो वाकयात है, आपका जो वाकयात है ना, वो किसी को किल भी कर सकता है। आपने ऐसा कोई वाकयात, एक ऐसे आलम, एक ऐसे आलम में एक ऐसे वाकयात की चर्चा करी जो किसी को किल कर सकता है, तो किल खां, ठीक है ना।
और जफरनामा ए आलमगीरी में जफर यानी कि जाफर पे किसी को किल किया गया है। जाफर मतलब होता है इसी फर पे किसी को किल किया गया है। तो अकील आपका कोई ऐसा वाक्य है जो उस आलम में आप किसी को कुछ सुना रहे हैं जहां पे कोई किल हुआ था। और अकील जाफर पे यानी कि जफर पे कोई किल हुआ था तो अकील खां। मीर मोहम्मद मासूम तारीख शाह सुजा, मासूम को सुजा दिया, मासूम को किसी ने पीट पीट के सुजा दिया तो मासूम या सासुजा। भीमसेन ने लिखा है नुस्खा ये दिलखुशा, इसी में दक्षिण की जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के बारे में। ईश्वर दास नागर ने लिखा है फुतुहात ए आलमगीरी, तो ईश्वर मालवा के राजपूत राठौड़ों के संबंध में पुस्तक लोगों को लिखा गया है। याद करने का तरीका है तो ईश्वर दास है, यानी कि ईश्वर तो फटे हाल में भी रह पाता है तो फुतुहात। साकी मोहम्मद खां या मोहम्मद साकी, तो साकी क्या माँ के आश्रय, माँ किसके आश्रय है, साकी के आश्रय है, यानी कि लकड़ी डंडी की आश्रय है। माँ माँ साकी के आश्रय है, यह आलम है अब, ठीक है, ये आलम हो गया है कि माँ कैसे किसके आश्रय है, साकी के। और ये बताओ माँ के आश्रय ही तो पूरा गजट हमारा बजट चलता है देश का, भारत का या देश का या घर का। तो मुगल राज का गजेटियर बोला है जदूनाथ सरकार ने माँ आश्रय आलमगीरी को। गजट, गजट से याद रखेंगे बजट, बजट किसका, घर का, माँ चलाती है तो माँ आश्रय आलमगीरी याद रह जाएगा। शेख निजाम ने लिखा है फतवा आलमगीरी, तो सीधी सी बात है जो शेख है वही तो फतवा निकालेगा, जो शेख है वही तो फतवा निकलेगा। तो 1663 में औरंगजेब ने फारसी में जो प्रशासनिक न्याय कानून नियम का संकलन करवाया था वो किसी शेख से ही तो संकलन करवाएगा। फारसी वगैरह का न्याय के बारे में जानकारी कैसे होगी, किसी शेख को तो होगी। और भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट यही है, कौन, फतवा ए आलमगीरी। पूछा जा सकता है कि फतवा ए आलमगीरी क्या है, तो बोलोगे प्रशासनिक न्याय कानून नियम का एक संकलन है, किसने किया, शेख निजाम ने। मामूरी यानी कि मामूली हमने याद कर लिया। तारीखी औरंगजेब, अब देखो इसमें आ गया तारीखी औरंगजेब। अब पहले याद रखते, पहले याद करने का तरीका ढूंढते हैं, किस तारीख को मामूली ऑरेंज जेब में होंगे, ठीक है, किस तारीख को मामूली सी ऑरेंज एटलीस्ट जेब में तो आने चाहिए। तो मामूली तारीखी ऑरेंज किस तारीख को मामूली ऑरेंज जेब में होंगे औरंगजेब। ये इसी तारीख की बात है, बेजागिरी संकट या जागीरदारी संकट का वर्णन इसी को तारीख औरंगजेब में मिलेगा। तो ये देखो बेजागिरी यानी कि जागीरदारी संकट, ठीक है, जागीरदार को तारीख पे तारीख देख रहे हैं लेकिन उनका संकट खत्म नहीं हो रहा, ऐसे याद करेंगे। शाहनवाज खां की बात करेंगे तो शाहनवाज खां ने पुस्तक लिखी है महासुर उल उमरा, उत्तर मुगल काल में अमीरों का जीवन के बारे में। तो उमरा से अमीर काल के बारे में हमें याद हो जाएगा, ठीक है। उमर होने पर सहनाई बचती है, तो जैसे उमर हो जाती है तो क्या बचती है, सहनाई बचती है, तो शाहनवाज खान। अच्छा, आगे बात करते हैं मोहम्मद वारिस हिंदूसा या फरिश्ता की, तो तारीख फरिश्ता गुलशन इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह के लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज पहले भी इब्राहिम आदिल शाह जो बीजापुर के डिस्कस कर चुके हैं। आगे है सुरजन राय भंडारी की, लिखा है खुलासत उत तारीख, तो पहले ही बताया था जो सूरज होता है वो खुले में चमकता है। और खुलासत उत तारीख में फाइनेंशियल कंडीशन, ज्योग्राफी और जो बॉर्डर्स होते थे, जो सीमाएं सीमा प्रांत थे उनके बारे में, और जो ट्रेड रूट से यानी कि जो वहाँ कह सकते हैं व्यापार जो रूट था, जो मार्ग था, उन सब के बारे में जानकारी खुले रूप से सुरजन राय भंडारी ने करी है। और सबसे बड़ी बात है ये महाभारत से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास है। कौन, सूरज, सूरज ने इतिहास लिखा है महाभारत से लेकर औरंगजेब तक। हुंडी का वर्णन भी इसी में किया गया है, किसने, सुरजन राय भंडारी ने। हमें ये तो याद है कि हुंडी का वर्णन किया गया, तो उसी से हमें याद रहेगा कि फाइनेंशियल चीजों के बारे में खुलासा तो तारीख लिखी गई है, और फाइनेंशियल हमें सब चीजें खुल के करनी चाहिए। जयबुनिस्ता ने लिखी है दीवान मख्फी, तो मख्फी के नाम से पुस्तकें लिखने वाला या टाइटल्स लिखने वाला कौन है, जेबुनिस्सा, औरंगजेब की बड़ी पुत्री। और टेक चंद्र बहार ने लिखी है बहार आजम, या फारसी शब्दकोश है बहार आजम। क्या है, शब्दकोश है, डॉक्यूमेंटेड डिक्शनरी, जैसे कि ये लिखी गई है तारीख ए औरंगजेबी लिखी गई है, सॉरी तारीख औरंगजेब नहीं, फतवा ए आलमगीरी लिखी गई है जो कि कानून नियम का संकलन था। इसके अलावा पोस्ट मुगल पीरियड के अगर कुछ सोर्सेस की बात करेंगे तो इरादत खान, तारीख इरादत खान ये लिखा है, इरादत इरादत दोनों में आ रहा है। तारीख चगताई ये मोहम्मद हादी ने लिखा है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि हद है चगताई करने की भी, चापलूसी चगताई करने की भी हद है हादी। तारीख चगताई मोहम्मद शफी तेहरानी ने लिखा है। तो अब देखो तारीख चगताई दो लोगों ने लिखा है, एक तो हादी ने और एक तेहरानी ने, ठीक है, मोहम्मद हादी और मोहम्मद शफी, हादी और शफी ने लिखा है चगताई। शियार उल मुस्करीन गुलाम हुसैन ने लिखा है। और इबरात नामा लिखा है मोहम्मद कासिम ने। इबरात, इबरात रात कब होगी, जब कासिम आएगा, ठीक है। यहाँ पर रात को आपको देखो इबरात, इबरात इब मतलब इस रात को आपको सिम को, सिम का काम कर पड़ने वाला है, सिम जो होती फोन में डालते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय साहित्य की हम, नहीं नहीं नहीं, अभी क्षेत्रीय साहित्य की बात नहीं करते हैं। पहले हम बात करेंगे, ओ जहांगीर के टाइम पे एक चीज हमने छोड़ दी, चलो डिस्कस कर लेते हैं। बूटा या जो वृक्ष राज,
जो था वो जहांगीर का विशेष कृपा पात्र भी था। तो बूटा जहां गिरा, तो किसके टाइम पे था बूटा? जहांगीर के शासनकाल में। सूरदास ने लिखी है सूरसागर, भ्रमर गीत, ये सब। आगरा के निवासी थे, रुकनपुर नामक एक गांव था, रुकनपुर, रुकनपुर वहां से, ठीक है। अष्टसाप के बेस्ट छवि थे, अष्टसाप के कह सकते हैं लीडर थे ये। और अष्टसाप की स्थापना करी थी विट्ठल नाथ ने। किसने करी थी? विट्ठल नाथ ने। और जो विट्ठल नाथ है, ये वल्लभाचार्य के पुत्र हुआ करते थे। नंददास की क्या है? रस पंचाध्यायी। तो देखो नंद बाबा का रस ऐसे याद रखना है। देखो नंद बाबा ना भगवान श्री कृष्ण को खूब रस पिलाते थे कि नहीं? तो नंद बाबा का रस। और विट्ठल नाथ ने लिखी है 84 वैष्णवों की वार्ता। विट्ठल नाथ ने बैठे बैठे 84 लोगों की वार्ता लिख दी है। केशव दास तो हमें पता है जहांगीर के टाइम पे थे। केशव दास जहांगीर के समय के बेस्ट कवि माने जाते हैं। और कोर्ट, एक्चुअल में जो केशव दास है वीर सिंह बुंदेला के कोर्ट में थे। तो उसी से हमें याद रहेगा कि जो जहांगीर है, वीर सिंह बुंदेला की मदद से ही तो उसने अकबर उस अबुल फजल को मरवाया था। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। और जहांगीर चंद्र का कौन लिखेगा? केशव दास ही लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि वीर सिंह बुंदेला से रिलेटेड है ना केशव दास। इसके अलावा आचार्य बिहारी इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में थे? एक्चुअली में ये राजा जयसिंह ऑफ आमेर के कोर्ट में थे आचार्य बिहारी। तो देखो बिहारी और आमेर, तो बिहार का मेल मिलता है आमेर में, ऐसे याद रख सकते हो। आचार्य बिहारी आमेर के दरबार में थे, राजा वो भी जयसिंह, ठीक है। तो बिहार की जय हो। वो कौन? आमेर। दानियाल जहांगीर का भाई था, हिंदी में कविता करता था दानियाल। और राजा जो मानसिंह थे वो हिंदी में कविता ये भी करते थे, राजा मानसिंह। इसके अलावा हिंदी साहित्य का रीतिकाल जरा देख लेते हैं क्या था। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखी और गंगा लहरी। तो गंगा गंगा दोनों किसने लिखी है? जगन्नाथ। तो गंगा तो पूरे जगत की नाथ है ना, यानी कि त्रिपथ का कहा जाता है गंगा को, पूरी जगत में फैली हुई है, तो सारे जहां में है कौन? ये गंगा जी। इसके अलावा रस खान ने लिखी है प्रेम वाटिका 1664 में, ठीक है। प्रेम वाटिका की तारीख याद रखना 1634 है। रसखान प्रेम वाटिका। सुंदर दास ने सुंदर श्रृंगार 12 मास सिंहासन बत्ती थी। तो कैसे याद रखेंगे? सुंदर दास की सुंदर श्रृंगार तो याद है, और 12 मास कोई व्यक्ति सुंदर कैसे लग सकता है, ठीक है। और इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी सुंदर होनी चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। चिंतामणि, चिंतामणि किसके टाइम पे थे? शाहजहां के टाइम पे थे, यानी कि शाहजहां के टाइम पे थे कौन? चिंतामणि। रसकान भी किसके टाइम पे थे? शाहजहां के टाइम पे थे। पंडित जगन्नाथ तो बताया था सारे जहां जगन्नाथ एक जैसा मिलता है। सेनापति की बात करेंगे तो सेनापति कवित्त रत्नाकर लिखा है, ठीक है। तो सेना, जब सेना निकलती है ना घूमने के लिए, तो सेना को क्या मिल गई है? रत्न मिल गए हैं। और 7वीं शताब्दी का वर्षवर्त कहा जाता है किसको? सेनापति को। सेना ने जिसके सामने अपने वर्ष रख दिए तो रख लिए। जटमल ने लिखा है गोरा बादल। बंशीधर मित्र और हरिनारायण मिश्र की पुस्तक संस्कृत के कवि थे, दोनों किसके दरबार में थे? शाहजहां। तो बंसी मिश्र जो है ना, मिश्र जो है वो सारे जहां में आपको मिलेंगे। मिस्र सारे जहां के थे। कविंद्र आचार्य, कविंद्र कल्पतरू लिखा है, और मतीराम ने लिखी है शिरोमणि मिस्र, ठीक है। इसके अलावा अकबर के टाइम पे कुछ पुस्तकों का अनुवादन हुआ था, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वो जरा हम चर्चा कर लेते हैं। अकबर के विभाग की जो स्थापना हुई थी अनुवादित पुस्तकें, उसके अनुवादक का हेड था फैजी, ठीक है। अध्यक्ष एवं अब्दुल रहीम खाने खाना उसके उपाध्यक्ष थे, बताया था। महाभारत को लिखने वाले कौन है? मुल्ला शेरी, नकीब खां बदायूनी, शेख सुल्तान हाजी, यानी कि फैजी के निर्देशन में इसको कंप्लीट किया गया था, महाभारत का अनुवाद हुआ है। अब ये चीज पूछेगा कि किसने अनुवाद किया है, तो बदायूं का नाम ज्यादा आता है। रामायण में भी इन्हीं लोगों ने अनुवाद किया। बस एक व्यक्ति रामायण का में हिस्सेदार नहीं है, कौन है? शहरी। जो शहरी है ना, देखो रामायण में सॉरी का कोई स्कोप नहीं है, तो शेरी नहीं है रामायण में। बाकी कैसे याद किया? महाभारत में शेर लड़े, यानी कि मुल्ला शेरी। महाभारत में सबने अपनी नाक बचाई, यानी कि नकीब खां। और महाभारत के बाद क्या? सुल्तान हज गया, ठीक है। तो सुल्तान कोई नाम आएगा सुल्तान हाजी। और रामायण में सॉरी का कोई स्कोप नहीं है, तो शेरी है नहीं है। मुल्ला जी रामायण से कोई संबंध नहीं है मुल्ला का। अथर्ववेद भी बदायूं ने प्रारंभ करी थी, लेकिन कंप्लीट किसने किया? हाजी इब्राहिम सर हिंदी। तो अथर्ववेद का अर्थ बताएंगे हिंदी वाले सर, सर हिंदी अर्थ बताएंगे, सर हिंदी का अर्थ। लीलावती, नल दमयंती, वेदांत योग वशिष्ठ, ये सब फैजी की पुस्तकें हैं जो आपको यूनिक पुस्तकें लिख रही हैं। जैसे वेदांत, अच्छा वेदांत के बारे में आप देखेंगे कि दारा भी लिखेगा। जैसे योग वशिष्ठ है, देखो योग वशिष्ठ फैजी ने भी लिखी है, ट्रांसलेशन किया है। और योग वशिष्ठ पे दारा सकून ने भी किया है, ठीक है। तो अच्छा लीलावती और नल दमयंती याद रखिएगा, फैजी जो अकबर का राज कवि था उसने करी है ये सब चीजें हैं। और भगवत पुराण तो राजा टोडरमल ने। तो अब सीधी बात है, राजा टोडरमल बूढ़े तो हो ही गए थे, तो जनरली बैठ के भागवत सुनते होंगे, भगवत पुराण। हरिवंश पुराण शहरी, तो
रारा आरा हरिवंश पुराण किसने, शहरी ने की है, मौलाना शहरी ने। और राजतरंगी बहर उल उस्माद, बहर का मतलब ये होता है ना पानी से रिलेटेड, ये पुस्तक लिखी है मुल्ला शाह मोहम्मद साहबादी ने। तो याद कैसे करेंगे हम इसको, राजतरंगी का ट्रांसलेटर कौन है, तो हम ऐसे कर देंगे, राजतरंगी का ट्रांसलेटर है साहबादी, जिसको भी राजा ने सह देख दी उसी का तरंग निकल के, तो साहबादी राजतरंगी, इसमें भी सा आ रहा है। भगवत गीता युग वशिष्ठ ट्रांसलेट किए हैं, दारा सिकों ने। सिर्र अकबर 52 उपनिषदों का संग्रह है, दारा सिकों का है। पंचतंत्र यानी कि इसी को अरबी में फारसी में बोलते हैं अनवर सुहेली अबुल फजल ने। कालिया दिमना इसको अरबिक में बोलते हैं, ये भी अबुल फजल ने करी है। सिंहासन बत्तीसी बदायूनी ने। और सिंहासन बत्तीसी वैसे लिखी किसने है, सुंदर दास ने लिखी है। किसने लिखी है, सुंदर दास ने लिखी है। और सिंहासन बत्तीसी बदायूनी की है। तजक मुकम्मल खां गुजराती की। तजक किसकी है, तजक, तजक गुजराती। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है उसको अनवर सोहेली कहते हैं, लेकिन उसका जो अरबिक अनुवाद है उसको बोलते हैं कलीला व दिमना, दोनों की जो ट्रांसलेशन किया है। पंचतंत्र कहने का मतलब है फारसी का भी और इसका अरबिक का, दोनों का ट्रांसलेशन अबुल फजल ने किया है। इसके अलावा कह सकते हैं कि अथर्ववेद का अनुवाद हादी इब्राहिम सरहिंदी ने किया, यद्यपि इसकी शुरुआत तो बदायूनी ने कर दी थी। बदायूनी ने देखो महाभारत भी किया है, रामायण भी, और अथर्ववेद की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अंत किसने किया है, हिंदी वाले सर ने अर्थ बताया है अंत में। इसके अलावा आनंद बर्मन का संस्कृत ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय, तथा फारसी अनुवाद है गुलजारे हाल नाम से हुआ। देखो सबसे पहले प्रबोध चंद्रोदय किसने लिखी, आनंद बर्मन। ऐसे याद रखो, जब चंद्र का उदय होता है तो बहुत आनंद आता है। और फिर क्या लिखा है, गुलजारे हाल। इसी को देखो, चंद्र जब उदय हुआ ना तो उसका क्या हाल हुआ है, तो जब चंद्र का उदय होता है तो हर चीज गुलजार हो जाती है, गुलजारे हाल। कैसे याद रख सकते हैं, तो चंद्रोदय किस नाम से हुआ है, गुलजारे हाल से। जब चंद्र का उदय होता है तो गुलजार हो जाती है हर हाल। मध्यकालीन में पर्सियन में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम जो हिंदू था वो था चंद्रभान, है ना। उसको पर्सियन का अच्छा खासा भान था, भान मतलब जानकारी थी। इसके अलावा रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एवं जीव गोस्वामी ने उज्ज्वली नीलमणि जैसे भक्ति रस के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है। याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु एवं जीव गोस्वामी, तो देखो इसमें गोस्वामी आ गया, इसमें भी गोस्वामी आ गया। इसके अलावा सिंधु का देखो रस, रसा अमृत, रूप से रस जैसा, रस रूपी अमृत, रूपी रस गिरता है। रूप से रस अमृत रूपी रस यानी कि रस अमृत गिरता है। इसके अलावा सॉरी, ये गलत हो गया, एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से। रूप से रस गिरता है अमृत के समान, तो ये रूप गोस्वामी हो गया। और जीव गोस्वामी ने क्या लिखा है, उज्जवल नीलमणि। तो जीव का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है, जीव का भविष्य उज्जवल होता है अगर उसके पास नीलमणि हो जाए। तो दो याद रखना है, रूप तो रसामृत, रस गिरता है रूप से। और जीव का भविष्य उज्जवल होता है कि अगर उसको क्या हो जाए, उज्जवल मिल जाए। अब देखो बात ये है, नरहरि नरोत्तम दास आलम, इसके अलावा गंग भी देखो, गंग नहर भी है, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र जमाल तथा केशवदास जैसे कवियों ने समाज का सजीव चित्रण किया है। रहीम मुबारक तथा सेनापति जैसे कवियों ने भी हिंदू तथा मुसलमान के भेदभाव से रहित सामाजिक जीवन का भी चित्रण किया है। तो ये थी हमारी पूरी जानकारी। धन्यवाद।